3 जनवरी 2026 कैराकस वेनेजुएला रात के ठीक 2 बज रहे थे। साउथ अमेरिका का यह शहर जो कभी अपनी रौनक के लिए जाना जाता था आज गुपचुप अंधेरे में डूबा हुआ था। लेकिन यह अंधेरा कोई नॉर्मल पावर कट नहीं था। दिस वॉज अ टैक्टिकल ब्लैकआउट, एक साइबर अटैक जो इनिशिएट किया गया था हजारों मील दूर से। According to news reports, relied on cyber and space warfare. इस अंधेरे के कवर में यूएस नेवी के F-35 लाइटनिंग जेट्स और ग्राउलर्स ने वेनेजुएला के एयर स्पेस को ब्रीच किया। जमीन पर यूएस आर्मी की सबसे एलीट यूनिट डेल्टा फोर्स एक हेविली फोर्टिफाइड फोर्ट्रेस यानी कि एक किले के बाहर पोजीशन ले चुकी थी। उनका टारगेट कोई टेररिस्ट सेल नहीं था, उनका टारगेट था दुनिया की सबसे बड़ी तेल के भंडार वाले देश का प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो। सिर्फ 30 मिनट इतना ही वक्त लगा यूएस फोर्सेस को एक सॉवरेन नेशन के प्रेसिडेंट को उसके बेडरूम से उठाने में। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसे ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व का नाम दिया है। उन्होंने बताया कि मदुरो अपने स्टील इन्फोर्स्ड पैनिक रूम की तरफ भाग रहे थे, लेकिन जैसे ट्रंप ने कहा ही गॉट बम रश। दरवाजा बंद होने से पहले यूएस कमांडोज अंदर थे। सुबह होते होते मदुरो और उनकी वाइफ सिलिया फ्लोरेस को यूएसएस इवो जीमा वॉरशिप पर ले जाया गया, हेडिंग स्ट्रेट फॉर अ फेडरल प्रिजन इन न्यूयॉर्क। लेकिन दोस्तों, ये रेड सिर्फ एक डिक्टेटर को पकड़ने के लिए नहीं थी। दुनिया के सारे लीडर्स जैसे पुतिन, शी जिनपिंग इस वक्त पैनिक में आ चुके हैं, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ डेमोक्रेसी की नहीं है, ये लड़ाई है $200 बिलियन के रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए जो अगली सदी की टेक्नोलॉजी चलाएंगे। और ये लड़ाई है 303 बिलियन बैरल्स तेल पर कब्जा करने के लिए जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा। और वो कौन सी एक चीज है जो यूएस के एजेंडा में थी और उसे फ्री में मिल सकती है, जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आज हम उस जियोपॉलिटिक्स को डिकोड करेंगे जो आपको न्यूज चैनल्स पर नहीं मिलेगी। फ्रॉम द जंगल्स ऑफ द ओरिनोको टू द बोर्डरूम्स ऑफ वॉल स्ट्रीट, welcome to the end of Bolivarian Republic. Venezuela has the largest oil reserves In the world. I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. Venezuela's longtime president is out of power. In a midnight operation called Absolute Resolve, the US arrested Nicolas Maduro from the heart of Caracas. एक ऐसा देश जो कभी साउथ अमेरिका का सऊदी अरेबिया कहा जाता था, जहां लोग मायामी जाते थे और गिव मी टू दामे दोस कहते थे, क्योंकि उनके पास इतना पैसा था कि वो एक चीज नहीं 2 चीजें लेते थे। लेकिन इस अमीरी में ही उनकी बर्बादी का बीज छुपा था। लेट्स अंडरस्टैंड द कर्स ऑफ ब्लैक गोल्ड। देखिए, 1914 में जब वेनेजुएला में तेल मिला तो दुनिया बदल गई। 1950 तक वेनेजुएला का जीडीपी पर कैपिटा वेस्ट जर्मनी से भी ज्यादा था। दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिजर्व 303 बिलियन बैरल यहीं ही मौजूद थी। लेकिन 1970s में जब वेनेजुएला ने अपने ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया, यानी कि सरकारी कब्जे में ले लिया, तब अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते बिगड़ने लग गए। फिर एंट्री होती है ह्यूगो शावेज की, जिन्होंने बोलिवेरियन रेवोल्यूशन का आगाज किया था। उन्होंने तेल का पैसा गरीबों में बांटना चालू कर दिया, लेकिन साथ ही साथ PDVSA यानी कि वो स्टेट ऑयल कंपनी क्रिएट करी जिसके पास सारे ऑयल रिजर्व्स थे। शावेज ने वही गलती करी जो सद्दाम हुसैन और मुआम्मर गद्दाफी ने की थी। उसने पेट्रो डॉलर सिस्टम को चैलेंज किया। समझिए, दुनिया का हर देश तेल खरीदने के लिए यूएस डॉलर यूज करता है। इस वजह से डॉलर की डिमांड हमेशा बनी रहती है। अगर कोई देश कहता है कि मैं डॉलर नहीं लूंगा, तो वो अमेरिका की इकोनॉमी पर सीधा हमला होता है। अगर आप देखें, इराक में सद्दाम ने कहा था कि मैं ऑयल बेचूंगा यूरोस के लिए। रिजल्ट क्या हुआ? 2003 में इन्वेजन हो गया। बोला क्या गया था? उनके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है जो शायद आज तक नहीं मिले। The security of the world requires disarming Saddam Hussein now. लिबिया में क्या हुआ? गद्दाफी ने कहा कि मैं गोल्ड के लिए ऑयल बेचूंगा। रिजल्ट क्या हुआ? 2011 में उनको मार दिया गया। जब 2013 में मदुरो पावर में आए तो तेल का दाम गिरा और इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। जीडीपी 80% श्रिंक हो गई। इन्फ्लेशन 1,30,000% तक पहुंच गई थी। वापस सुन लीजिए, 1,30,000% इन्फ्लेशन। पैसा खत्म हो गया तो मदुरो रिजीम ने सर्वाइवल के लिए दूसरे रास्ते ढूंढे, रास्ते जो इल्लीगल थे। और यहां एंटर होता है द कार्टेल ऑफ द सन्स। देखिए, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का दावा है कि मदुरो कोई आम प्रेसिडेंट नहीं थे, बल्कि एक ड्रग कार्टेल के लीडर थे। इल्जाम यह है कि उन्होंने कोलंबिया के फार्क रिबेल्स के साथ मिलकर कोकेन को अमेरिका के खिलाफ एक वेपन की तरह यूज किया। अगस्त 2025 में यूएस ने मदुरो पर अपनी बाउंटी बढ़ाकर $50 मिलियन कर दी थी।
लेकिन जो आखिरी कील साबित हुई वो थी जुलाई 2024 के इलेक्शन की। मदुरो इलेक्शन बुरी तरह हार गए। ऑपोजिशन कैंडिडेट एडमुंडो गोंजालेस के पास 67% वोट्स का सबूत था, लेकिन मदुरो ने रिजल्ट ही बदल दिया और रिप्रेशन चालू कर दिया। दुनिया ने देखा कि डिप्लोमैटिक रास्ते बंद हो चुके थे, और जब डिप्लोमेसी फेल होती है तो आर्टिलरी यानी कि बंदूकें बोलती है। देखिए, ड्रग और पॉलिटिक्स एक बहाना हो सकता है, लेकिन वॉर हमेशा रिसोर्सेज के लिए ही होती है। वेनेजुएला के पास जमीन के ऊपर गरीबी है, लेकिन जमीन के नीचे और सर्वर्स के अंदर एक ऐसा खजाना है जिसके लिए सुपर पावर्स कुछ भी कर सकती हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट हिडन लूट। देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया आपको बता रहा है कि यूएस ट्रूप्स मदुरो को लेने गए थे, लेकिन क्रिप्टो सर्कल्स में एक थियरी आग की तरह फैल रही है। यूएस ट्रूप्स प्राइवेट कीज लेने गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वेनेजुएला की गवर्नमेंट के पास 6 लाख बिटकॉइंस का रिजर्व हो सकता है। Venezuela is believed to control one of the largest active Bitcoin stockpiles in the world. Reserves estimated at 600,000 Bitcoin or more and estimated to be worth around $65 billion. कॉन्टेक्स्ट के लिए समझे तो यूएसए के पास आज के दिन सिर्फ 2 लाख के आसपास बिटकॉइन है। ब्लैक रॉक के पास करीबन 7 से 8 लाख बिटकॉइन है, और अमेरिका ने यह कहा है कि वो अपने बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व में हर साल 2 लाख बिटकॉइन ऐड करना चाहते हैं। तो अगर वेनेजुएला के पास 6 लाख बिटकॉइन है तो ये अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है। ये कॉइन्स आए कहां से? गोल्ड फॉर बिटकॉइन। 2018 से वेनेजुएला टर्की और यूएई को अपना सोना बेच रहा था और बदले में बिटकॉइन ले रहा था, ताकि यूएस सैंक्शन से बचा जा सके। और उसने अपने ऑयल को USDT पे बेचा, जो उसकी स्टेट ऑयल कंपनी है PDVSA। उसने 2024 में USDT टीथर में पेमेंट लेना शुरू कर दिया था। वेनेजुएला में बिजली टोटली फ्री थी। मिलिट्री ने मैसिव बिटकॉइन माइनिंग फार्म्स लगा दिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मदुरो को कैप्चर करना इसलिए जरूरी था क्योंकि मरे हुए लोग पासवर्ड नहीं देते। अगर यूएस गवर्नमेंट इन वॉलेट्स को एक्सेस कर लेती है तो अमेरिका रातों रात क्रिप्टो वर्ल्ड का अनडिस्प्यूटेड किंग बन जाएगा। यह सिर्फ रेजीम चेंज नहीं है, यह दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल एसेट सीजर हो सकता है। और अगर आपने आज तक अपनी क्रिप्टो की जर्नी चालू नहीं की है और बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं किया है तो यह काम आप 200 रुपए पर वीक के इन्वेस्टमेंट से कर सकते हैं। जी हां, आप बिटकॉइन में या किसी भी क्रिप्टो कॉइन में एसआईपी चालू कर सकते हैं, सिर्फ 200 रुपए पर वीक से। आपको करना क्या है? आपको CoinDCX का प्लेटफॉर्म डाउनलोड करना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप उस लिंक से डाउनलोड करते हैं तो आपको फर्स्ट मंथ के लिए आपकी ब्रोकरेज पे 20% डिस्काउंट मिलेगा, और आप सिर्फ 200 रुपए से अपनी बिटकॉइन की जर्नी भी चालू कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे आप हजारों क्रिप्टो करेंसीज को खरीद भी सकते हैं और उनमें ट्रेड भी कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग भी सीखना चाहते हैं तो कम्युनिटी लेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका टेलीग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस ग्रुप को ज्वाइन करिए और अपनी लर्निंग बढ़ाइए, और नीचे दिए हुए लिंक से CoinDCX को डाउनलोड करके अपनी क्रिप्टो की जर्नी को चालू करिए। देखिए, बिटकॉइन तो वर्चुअल है, लेकिन 21st सेंचुरी की असली जंग है चिप्स और AI की। और इन चिप्स को बनाने के लिए जो केमिकल्स चाहिए वो चाइना के पास है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि वेनेजुएला के जंगलों में एक ऐसा खजाना मिला है जो चाइना की मोनोपोली को तोड़ सकता है? वेलकम टू द रेयर अर्थ वॉर। हम सब जानते हैं वेनेजुएला के पास तेल है, लेकिन ओरिनोको माइनिंग आर्क में छुपा है रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी REEs का भंडार, स्पेसिफिकली कोल्टान, थोरियम और नियोडियम। आप पूछेंगे ये पत्थर इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि आपका आईफोन, टेस्ला की बैटरीज और यूएस के F-35 फाइटर जेट्स इनके बिना चल ही नहीं सकते। अभी तक चाइना पूरी दुनिया की रेयर अर्थ सप्लाई चेन का 90% कंट्रोल करता है। चाइना जब चाहे तो अमेरिका की टेक कंपनीज का गला घोट सकता है। एस्टिमेट्स के मुताबिक वेनेजुएला के पास 3 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। इनकी वैल्यू आज के मार्केट में $200 बिलियन से ज्यादा है। मदुरो के राज में चाइना और रशिया इन माइंस को कंट्रोल कर रहे थे, और ये यूएस नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक नाइटमेयर था। डोनाल्ड ट्रंप के कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड ल्यूटनिक ने साफ कहा था, वेनेजुएला हैज हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ निकल एंड बॉक्साइट, वी नीड एक्सेस टू अदर थिंग्स ऑल्सो। इस रेड का मकसद था चाइना को अमेरिका के बैकयार्ड से बाहर निकालना और फ्यूचर टेक्नोलॉजी की सप्लाई चेन को कंप्लीटली सिक्योर करना। जब दुनिया के सबसे बड़े तेल और मिनरल रिजर्व्स पर यूएस का कब्जा हो गया तो ऑब्वियसली दुनिया चुप बैठने वाली नहीं थी। ग्लोबल पावर्स का रिएक्शन शॉक से लेकर वॉर थ्रेट्स तक रेंज कर रहा है। चलिए देखते हैं किसने क्या कहा, क्योंकि इन बयानबाजियों में ही अगले वर्ल्ड वॉर के बीज छुपे हुए हैं। देखिए, व्लादिमीर पुतिन के लिए यह एक पर्सनल लॉस है। रशिया ने वेनेजुएला में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं। रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसे आर्म्ड अग्रेशन का नाम दिया है। उसका डर यह है कि अगर यूएस वेनेजुएला के तेल पर कंट्रोल कर लेता है तो वो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को गिरा सकता है। कम तेल के दाम से रशिया को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि रशिया अपना ऑयल एक्सपोर्ट करता है, जिस वजह से आज वो यूक्रेन के साथ लड़ पा रहा है। यह पुतिन के लिए एक डायरेक्ट फाइनेंशियल अटैक है। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना का रिएक्शन सबसे शार्प था। उन्होंने कहा, स्टॉप इंटरफियरिंग,
और क्यों? क्योंकि चाइना ने वेनेजुएला को $100 बिलियन से ज्यादा का लोन दिया हुआ है। उनका सारा पैसा वहां फंस गया है। चाइना के लिए ये सिर्फ पैसा नहीं, ये तो वो बात हो गई कि अपने दोस्त को लोन दिया और दोस्त को चोर उठा के ले गए। उनका साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा एलाई अब गायब हो गया है, जो वेनेजुएला था। ईरान पे देखते हैं। ईरान में इस टाइम पे आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा आर्म्ड एग्रेशन चल रहा है। 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं, इंटरनेट ब्लैकआउट हो चुका है और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भाई अगर आपने वहां किसी को मारा तो हम रिएक्ट करेंगे। और यही चीज जो है इजराइल भी बोल रहा है। रशियन एम्बेसी जो इजराइल में थी उसको बंद कर दिया गया है। ईरान में इस वक्त टोटल पैनिक है। मदुरो और ईरान के रिश्ते बहुत गहरे थे। ईरान वहां ड्रोन्स बना रहा था। तेहरान ने इसे ब्लेटेंट वायलेशन कहा है। उन्हें डर है कि अगर यूएस कैरेकस में घुस सकता है तो तेहरान कितना दूर रह गया भाई। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग रिएक्शन आया पड़ोसियों का। कोलंबिया में प्रेसिडेंट गस्तावो पेट्रो ने बॉर्डर पर फौज भेज दी। Colombian military forces are positioned along the Colombia-Venezuelan border in reaction to Saturday's US strikes. उनको डर है कि वहां सिविल वॉर हो सकती है और लाखों रेफ्यूजीज जो हैं वो कोलंबिया आ जाएंगे। उन्होंने इस हमले को अग्रेशन अगेंस्ट लैटिन अमेरिका कह दिया है। ब्राजील के प्रेसिडेंट जो लेफ्टिस्ट है, उन्होंने कहा है कि यूएस ने रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है और कहा है कि दिस सेट्स अ डेंजरस प्रेसिडेंट। दूसरी तरफ हावियर मिले जो अर्जेंटीना से हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है, लॉन्ग लिव फ्रीडम, डैम इट। पूरा लैटिन अमेरिका 2 हिस्सों में बंट गया है। एक तरफ वो जो यूएस के एक्शन को लिबरेशन मान रहे हैं और दूसरी तरफ वो जो इसे इन्वेजन कह रहे हैं। जब कैरेकस की सड़कों पर स्टेट ऑफ इमरजेंसी थी, न्यूयॉर्क में वॉल स्ट्रीट पर शैंपेन खुल रही थी। वॉर यूजुअली पैनिक में कन्वर्ट होती है। जंग का मतलब होता है कि मार्केट्स गिर जाएंगे, लेकिन वेनेजुएला के केस में ये टोटली उल्टा हो गया। दिस वाज नॉट अ क्रैश, ये तो जैकपॉट था भाई। सबसे बड़ा शॉक आया बॉन्ड मार्केट से। वेनेजुएला गवर्नमेंट के बॉन्ड्स पिछले 7 साल से डिफॉल्ट मोड में चल रहे थे, यानी कि वो रद्दी हो गए थे। Nobody expected to get paid। जिन्होंने भी वेनेजुएला को लोन दिया था उनको पता था पैसे वापस नहीं आ रहे। लेकिन जैसे ही यूएस फोर्सेस ने मदुरो को कैप्चर किया तो इन ज़ॉम्बी बॉन्ड्स यानी कि मरे हुए बॉन्ड्स में जान आ गई। अगर डेटा पॉइंट देखें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक वेनेजुएला बॉन्ड्स में रातों रात 30% से लेकर 95% तक का उछाल आ गया है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स को पता है कि अगर यूएस वहां फ्रेंडली गवर्नमेंट बिठा देता है तो डेट रिस्ट्रक्चर होगा और पुराना पैसा वापस मिलने का चांसेस होगा। इवन यहां तक कि स्टॉक मार्केट 100% से ज्यादा रिटर्न्स दे चुका है फ्रॉम 4th ऑफ जनवरी। यानी कैपिटलिस्ट तो बहुत खुश है भाई। आज तक वेनेजुएला के स्टॉक मार्केट में इतना बड़ा रन 5-6 दिन के अंदर कभी नहीं आया है। 100% रिटर्न्स, वो भी 5 दिन के अंदर। और सिर्फ बॉन्ड्स ही नहीं, यूएस की स्पेसिफिक ऑयल कंपनीज के स्टॉक्स भी भाग चुके हैं। कंपनीज लाइक वलेरो एनर्जी, फिलिप्स 66 और मैराथन पेट्रोलियम। आप सोचो ये क्यों? क्योंकि यूएस गल्फ कोस्ट की रिफाइनरीज को हैवी क्रूड ऑयल चाहिए होता है। पिछले कुछ सालों से उन्हें ये तेल कनाडा से महंगे दाम पे खरीदना पड़ रहा है। मदुरो के जाने के बाद मतलब यह है कि वेनेजुएला का चीप हैवी क्रूड अब वापस आ जाएगा, इसलिए मार्केट्स ने पहले ही चीपर इनपुट कॉस्ट को प्राइस इन कर लिया है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट आता है। आमतौर पर जब किसी ऑयल प्रोड्यूसिंग देश में हमला होता है तो दुनिया भर में तेल के दाम आसमान छूने लग जाते हैं। इस बार ऐसा नहीं हुआ है। ऑयल प्राइसेस सिर्फ 1% के आसपास मूव हुए। और क्यों? क्योंकि मदुरो के राज में वेनेजुएला की प्रोडक्शन पहले ही इतनी गिर चुकी थी कि मार्केट वेनेजुएला को डेड एसेट मान रही थी। मार्केट अब सप्लाई शॉक से नहीं डरता है, मार्केट सप्लाई बूम का वेट कर रहा है। यह जियोपॉलिटिक्स का सबसे कड़वा सच है। एक देश की तबाही दूसरे देश की स्टॉक मार्केट के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। While Venezuelans were hiding in fear, Wall Street was betting on reconstruction contracts. दोस्तों, जब 3 जनवरी की सुबह सूरज निकला तो कैरेकस एक नई दुनिया में आ चुका था। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व खत्म हो चुका था। मदुरो यूएस वॉरशिप यूएसएस इवो जिमा पर जा चुके थे। लेकिन जमीन पर क्या हुआ, उस देश में क्या हो रहा था? रिपोर्ट्स कंफर्म करती हैं कि रेड के दौरान 24 वेनेजुएलन सोल्जर्स मारे गए। लेकिन सबसे शॉकिंग खुलासा यह है कि क्यूबा की तरफ से क्यूबा की गवर्नमेंट ने एडमिट किया है कि उनके 32 मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंट्स भी मारे गए। मदुरो को प्रोटेक्ट कर रहे थे वो। यह साबित करता है कि वेनेजुएला के अंदर फॉरेन मिलिट्री का कितना गहरा कंट्रोल था। अब सवाल यह है कि वेनेजुएला को चलाएगा कौन? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पावर वाइस प्रेसिडेंट के पास जानी चाहिए थी। और यहां पे आती हैं डेल्सी रॉड्रिगेज। शुरू में तो डेल्सी ने यूएस एक्शन को किडनैपिंग और इंपीरियलिस्ट एग्रेशन कहा। उन्होंने कहा वेनेजुएला कभी किसी एम्पायर की कॉलोनी नहीं बनने वाला है। लेकिन वॉशिंगटन से एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पब्लिकली कहा, वी आर गोइंग टू रन द कंट्री अंटिल अ ट्रांजिशन हैपेंस। We are going to run the country until such time as we can do a safe, proper and judicious transition. उन्होंने यह भी हिंट किया है कि अगर डेल्सी कोऑपरेट नहीं करती हैं तो शी विल फेस अ फेट वर्स देन मदुरो, यानी मदुरो से बुरा हाल कर दूंगा उसका। और इस नए स्टैंस को एनालिस्ट द डॉन्ड्रो डॉक्ट्रिन कह रहे हैं।
एक डॉक्ट्रिन थी मॉनरो डॉक्ट्रिन। मॉनरो डॉक्ट्रिन के हिसाब से वेस्टर्न हेमिस्फीयर में यूएस का कंट्रोल होना चाहिए था। अब ये मॉनरो नहीं, डॉनरो, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो डॉन है और डॉन की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो ये डॉक्ट्रिन जो है ये मॉनरो का वर्जन 2.0 है। इसका मतलब साफ है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अमेरिका ही बॉस रहेगा। चाइना, रशिया और ईरान के लिए यहां पे नो एंट्री का बोर्ड लग चुका है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने बाद में क्लैरिफाई किया कि यूएस सीधे तौर पर गवर्न नहीं करेगी, लेकिन वो ऑयल क्वारंटीन मेंटेन करेगी जब तक वेनेजुएला की पॉलिसी यूएस के फेवर में नहीं आ जाती। रिजल्ट क्या है? डेल्सी रोड्रिगेज के सुर ही बदल गए। शी इज नाउ रिपोर्टेडली कोलैबोरेटिंग, और वो कह रही है यूएस कंपनीज को, भाई तुम यहां आ जाओ वेनेजुएला में और हमारे यहां से तेल निकालो। बट इस प्लान पे अमेरिकन कंपनीज की हामी नहीं है, और इसके 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहले, उनकी जो नेशनल कंपनी है उसमें अभी भी टॉप रैंक पे मिलिट्री के ऑफिशियल्स हैं, जिससे डर है कि भाई वहां जा तो सकेंगे पर उस कंपनी को चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे। दूसरा, अगर आज इन सारे रिजर्व्स को वापस स्टार्ट करना है तो $33 बिलियन का इमीडिएट इन्वेस्टमेंट चाहिए, और लॉन्ग टर्म में प्रोडक्शन को वायबल करने के लिए $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चाहिए। और अभी जो वेनेजुएला का हाल है, अभी वहां जो अनसर्टेनिटी है, उसमें सारी बड़ी कंपनीज, चाहे वो शेवरॉन हो, शेल हो, ये इस टाइम पे कंफर्टेबल नहीं है। और इस चेंज की वजह से अब डोनाल्ड ट्रंप का जो विजन है वो मूव कर रहा है ईरान की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप ने एक वार्निंग दी है कि जो देश रशिया से तेल खरीदेगा उस पे मैं 500% का टैरिफ लगा दूंगा। उसी के चलते इंडिया स्टॉक मार्केट भी कुछ दिन से नेगेटिव चल रही है। बट अभी तो सुप्रीम कोर्ट में उनका पुराना टैरिफ का ही डिसीजन बाकी है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनके टैरिफ के डिसीजन को रिवर्स कर दिया तो यूएस को बाकी कंट्रीज को $150 बिलियन वापस करना पड़ेगा। और अब आते हैं उस सवाल पर जो हर इंडियन के दिमाग में है, इसमें इंडिया को क्या सीख लेनी चाहिए। सबसे पहले, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। वेनेजुएला के हाल देखकर इंडिया को एक चीज समझ जानी चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन। वेनेजुएला ने सिर्फ एक ही चीज पर फोकस किया और बाकी इकोनॉमी डूब गई। जब तेल गिरा तो देश ही गिर गया। इंडिया के लिए जरूरी है कि हम अपने आत्मनिर्भर पॉलिसीज को स्ट्रॉन्ग करें और किसी एक सुपर पावर या एक करेंसी पर निर्भर ना रहे। सेकंड, हमें अपने पार्टनर्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। इंडिया अपनी जरूरत का टोटल क्रूड ऑयल का सिर्फ 0.3% वेनेजुएला से खरीदता था, बट इसके बाद इंडिया को अपने सारे इंपोर्ट्स को डिफरेंट पार्टनर्स से करना चाहिए, ताकि ऐसा कुछ भी हो तो इंडिया की सप्लाई चेन को प्रॉब्लम ना हो और इंडिया एक फ्रेंडली कंट्री की तरह दिखे। और तीसरा मैसेज है हम इंडियंस के लिए, जब भी यूएस को कहीं भी रिजीम चेंज करना होता है ना, तो वो वहां के लीडर को वीक करना पसंद करते हैं। जैसे अब इंडिया में यूएस के एक सीनियर ऑफिशियल ने कहा कि टैरिफ डील इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि पीएम साहब ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन नहीं किया, और यह बताने के बाद उन्होंने इंडियन ऑडियंस को पोलराइज कर दिया है। हमें इस सब चक्कर में नहीं पड़ना है, हमको अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है, और इसलिए अमेरिका के झांसे में नहीं आना। जिन कंट्रीज ने ऑलरेडी ट्रेड डील साइन कर ली है वो सारी कंट्रीज इस टाइम पे पछता रही हैं, इंक्लूडिंग जापान। देखिए दोस्तों, 3 जनवरी 2026 की रात ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक तरफ वेनेजुएला के लोगों के लिए ये उम्मीद की किरण है, शायद अब उन्हें खाना मिल सकेगा, दवाई मिल सकेगी, और वो 7 मिलियन रेफ्यूजीज यानी 70 लाख रेफ्यूजीज वापस अपने घर आ सकेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये एक डरावना प्रेसिडेंट भी सेट करता है। अगर एक सुपर पावर अपनी मर्जी से किसी सॉवरेन देश के प्रेसिडेंट को इस तरह उठा सकती है, उसके रिसोर्सेज पर कब्जा कर सकती है और वहां की सरकार चला सकती है, तो इंटरनेशनल लॉ और ये यूनाइटेड नेशंस का क्या मतलब रह गया? क्या ये लिबरेशन है या मॉडर्न कॉलोनियलिज्म? मदुरो अब न्यूयॉर्क की जेल में है। चार्जेस हैं नार्को टेररिज्म के, लेकिन असली कहानी कोर्ट के बाहर लिखी जाएगी जब यूएस कंपनीज वेनेजुएला के $200 बिलियन के रेयर अर्थ मिनरल्स और 300 बिलियन बैरल्स तेल को एक्सट्रैक्ट करना चालू करेंगे। हिस्ट्री गवाह है, जंग कभी भी सिर्फ अच्छाई या बुराई की नहीं होती, जंग हमेशा पावर और पैसे के लिए होती है। आपका क्या मानना है? क्या अमेरिका ने वेनेजुएला को बचाया है या लूटा है? नीचे अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और कौन से मैटर पे आपको वीडियो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, उस पर भी मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, एटलीस्ट अपने 10 दोस्तों को भेजना ताकि उनको कंप्लीट मैटर समझ आ सके। और हाँ, जाने से पहले अपनी क्रिप्टो जर्नी चालू करने के लिए CoinDCX की ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।